हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में पैसे की तंगी को ख़त्म करना चाहते हैं? मतलब उन 5% लोगों में आना चाहते हैं जिसे कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस नहीं देखना पड़ता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैरी हेड द्वारा लिखित बुक 7 मनी रूल ऑफ लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। इस बुक में पैसा के बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से पैसा काम करता है और आप इस पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जहाँ पैसे से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। पॉइंट फर्स्ट से फर्स्ट स्पेंड लेटर। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में खर्च इतना ज्यादा होता है कि वो जितना कमाता है वो हमेशा कम पड़ जाता है। ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि महीने के अंत में कुछ पैसा बचा लेंगे तो ये गलत फहमी है, क्योंकि महीना के अंत तक कुछ ना कुछ ऐसा इमरजेंसी काम आ जाएगा जिस वजह से आप बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैरी हंट अपनी बुक में बताती है कि मंथ की शुरुआत में ही सबसे पहले कुछ पैसा सेव कर लेना चाहिए और फिर बचे हुए पैसा से बाकी का काम करना चाहिए। इस तरह से जब आप हर महीने रेगुलर सेविंग करते रहेंगे तो अगले कुछ सालों में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाएगा। ये सेविंग आपके लिए इमरजेंसी फंड की तरह भी काम करेगा। साथ ही जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास इतना ज्यादा पैसा होगा कि आप बाकी जिंदगी खुलकर जी सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, अपने खर्चों का बजट बनाएं। दोस्तों, घर हो या देश, हर जगह बजट जरूरी है। जिस तरह से भारत सरकार देश चलाने के लिए बजट बनाती है और हर एक सेक्टर में पैसा एलोकेट करती है ताकि उस सेक्टर का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने घर को चलाने के लिए एक बजट बनाना चाहिए और हर एक सेक्टर के लिए पैसा एलोकेट करना चाहिए ताकि आप भी अपने इनकम और एक्सपेंस को अच्छे से ट्रैक कर सके। सोचिए, अगर भारत सरकार बिना बजट बनाए देश चलाना शुरू कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। नो डाउट कुछ सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, जबकि ज्यादातर सेक्टर में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और यही काम आप इतने सालों से अपने घर के लिए करते आ रहे हैं। इसलिए मैरी हंट का दूसरा रूल अपना बजट बनाने से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप अपना बजट बनाकर खर्च करते हैं तो आप अननेसेसरी खर्चे बच जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड डेब्ट। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कर्ज है तो सबसे पहले आपको उस कर्ज को हटाने की कोशिश करना चाहिए और भविष्य में किसी भी प्रकार के कर्ज को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो यह कर्ज आपके लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, जिसका असर फैमिली और मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका पुराना लैपटॉप खराब हो गया, इसलिए वह एक नया लैपटॉप लेना चाहता है और उसके पास उतना पैसा नहीं है। ऐसे में उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि वो ईएमआई पर लैपटॉप खरीद ले। हालांकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कैलकुलेशन किया जाए तो ओवरऑल खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं है, इसलिए उसको यह पैसा चुकाना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे में एक समझदार इंसान अपने पुराने लैपटॉप को ठीक करवाएगा और नए लैपटॉप के लिए पैसा जमा करना शुरू करेगा। इसके साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। साथ ही क्रेडिट कार्ड कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्ट वाइजली। दोस्तों, भारत में ज्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक में ही जमा करते हैं, जो गलत तो नहीं है, पर वो पैसा समय के साथ बढ़ता भी नहीं है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं, जो अगले साल 104 रुपया हो जाएगा, क्योंकि बैंक में आपको लगभग 4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन महंगाई दर हर साल 6 से 8% की दर से वृद्धि हो रहा है। मतलब अगले साल बाजार में 100 रुपया का वैल्यू 94 रुपया हो जाएगा, जबकि बैंक एक साल में 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। मतलब एक साल में आपका 100 रुपया बैंक के 4 रुपया इंटरेस्ट देने के बावजूद बैंक में रखा लगभग 98 रुपए की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, पर यह बात कंफर्म है कि बैंक में जमा पैसा ना के बराबर बढ़ता है। इसलिए बैंक में उतना ही पैसा रखना चाहिए जितना इमरजेंसी होने पर तुरंत निकाल सके। बाकी पैसे को अलग अलग जगह पर निवेश करना चाहिए, जैसे कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, बॉन्ड जैसे जगहों पर। अगर एक लाइन में बोले तो आप अपने मनी को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करें। इसके साथ ही अपने पैसे को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें, जिससे आपका पैसा ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रो होगा। पॉइंट 5, प्लान फॉर रिटायरमेंट। राइटर की माने तो आपको अपने अर्ली 30 में ही रिटायरमेंट का प्लान बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी और जितना अच्छे से रिटायरमेंट का प्लान बनाएंगे उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छी जिंदगी आप रिटायरमेंट के बाद जी पाएंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अभी 24 से 30 की उम्र के बीच में है, वह अभी से ही अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि पेंशन प्लान, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट फंड। अब जब वह रिटायरमेंट की उम्र में आएगा तो उसके पास स्टेबल और सिक्योर फाइनेंशियल पोजीशन होगा, जिससे वो अपने रिटायरमेंट लाइफ को खुलकर जिएगा और अपने सारे सपने को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है जिससे वो अपने अधूरे सपने को पूरा कर सकता है। पॉइंट 6, एजुकेट योरसेल्फ फाइनेंशियली। दोस्तों, मैरी हंट की बुक 7 मनी रूल
ऑफ लाइफ की सबसे खास बात यह है कि आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करें, क्योंकि अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो आपको करोड़ों रुपए भी दे दिया जाए तो बहुत जल्द उसे खत्म कर देंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, दुनिया में लाखों लोग हर साल लॉटरी से करोड़पति बनते हैं, लेकिन फाइनेंस नॉलेज ना होने की वजह से अगले कुछ साल में ही वो अपना सारा पैसा लुटा देते हैं और फिर अपनी पुराने जिंदगी को फिर से जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि भारत में सुशील कुमार जो केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे, उनका भी अगले 5-6 साल में वैसा ही हाल हुआ था, क्योंकि वो भी अपना सारा पैसा खत्म कर दिए थे। जबकि बहुत सारा ऐसा भी व्यक्ति है जो फाइनेंस एजुकेशन के बल पर जीरो से करोड़ों का सफर तय किए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को फाइनेंस का एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट 7 गिव बैक, इसका मूल उद्देश्य है कि हमें सामाजिक जिम्मेदारी भी उठाना चाहिए। मतलब जो ईश्वर ने हमें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा हमें समाज को वापस लौटाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका सैलरी 10,000 रुपया है तो आपको हर महीने कम से कम 5% किसी जरूरतमंद को निस्वार्थ भाव से दान दे देना चाहिए, और बचे हुए पैसे से ही आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि जब आप चैरिटी करते हैं तो आप में संतोष की भावना उत्पन्न होता है, जो आपको जितना है उतना में खुश रहना सिखाता है, जिस वजह से अधिक पैसा आने पर भी आपके अंदर घमंड नहीं उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, 7 मनी रूल ऑफ लाइफ के माध्यम से हमें यह सीख मिलता है कि पैसा का सही इस्तेमाल करना कितना ज्यादा जरूरी है। इस किताब से हमें यह भी समझ में आता है कि हमें अपने पैसे को कैसे बचाना चाहिए और उसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए कैसे प्लान बनाना चाहिए। इस तरह अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे और अपने सारे सपने को पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद।